हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ के लिए राजनीति विज्ञान की कक्षा प्रारंभ किए हैं, इस क्रम में हम लोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में जो राजनीति विज्ञान की दो अध्ययन पद्धतियां थी, निगमनात्मक अध्ययन पद्धति और आगमनात्मक अध्ययन पद्धति, उसकी हम लोगों ने चर्चा किया, वाला विस्तृत चर्चा किया। उससे जो भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उस टॉपिक से, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। क्या क्या प्रश्न हैं भविष्य में और बन सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। आज देखिए, हम आपको बताए थे कि राजनीति विज्ञान की 10 अध्ययन पद्धतियां हैं, उसमें 2 का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और हम आज राजनीति विज्ञान की अगली अध्ययन पद्धति की चर्चा करेंगे। देखिए, राजनीति विज्ञान की जो अगली अध्ययन पद्धति है वह है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, इससे प्रश्न बनेगा। तो क्या क्या प्रश्न बनेगा, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति क्या है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए, नोट करिए। देखिए, जब हम 2 या 2 से अधिक शासन प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं उसे ही तुलनात्मक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। राजनीति विज्ञान में देखिए, अध्ययन पद्धतियों का बड़ा महत्व है। एक प्रकार से राजनीति विज्ञान में बिना अध्ययन पद्धति को समझे हम राजनीति विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें 2 या 2 से अधिक शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है, कौन सी शासन प्रणाली खराब है, या किस देश के लिए कौन सी शासन प्रणाली अधिक कारगर सिद्ध होगी। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पे समझिए कि जैसे भारत आपका देश है, एक देश भारत है, एक देश अमेरिका है। तो भारत में कौन सा शासन है? भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। अमेरिका में कौन सा शासन है? अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो हमारे यहां जब संविधान बनना प्रारंभ हुआ तो संविधान सभा ने जब इस पर चर्चा किया कि भारत के संदर्भ में कौन सी शासन प्रणाली अच्छी रहेगी, इस पर तमाम तर्क दिए गए। तो इस पर अंबेडकर महोदय ने काफी इस पर सराहनीय काम किया और उन्होंने यह बताया कि जहां तक भारत की बात है तो भारत में संसदात्मक जो शासन प्रणाली है वह ज्यादा हितकर है, क्योंकि इसमें समय के साथ बदलाव हो सकता है, एक दल की तानाशाही नहीं रहेगी और एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहां स्थापित है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो संसदीय शासन प्रणाली है वह सर्वाधिक उपयुक्त है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। देखिए, जहां तक तुलनात्मक अध्ययन पद्धति की बात है तो आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ है वह प्रयोग किसने किया है? अरस्तू ने किया है। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का सबसे पहली बार प्रयोग यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने किया है। परंतु देखिए, पहला क्वेश्चन बन गया आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है। तो आप एक लाइन में बताइएगा कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का सबसे पहली बार प्रयोग अरस्तू ने किया है। अगला क्वेश्चन अब क्या बनेगा? देखिए, अगला क्वेश्चन भी है, आपका अगला पॉइंट भी है। यह है कि आधुनिक काल में जो आपका वर्तमान काल है, इसमें इस पद्धति को किसने व्यापक प्रयोग किया है। तो जान समझिए, आधुनिक काल में जो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति है उसका प्रयोग व्यवहारवादी आंदोलन के एक प्रणेता हैं, राजनीति विज्ञान में उनका काफी नाम है, उनका नाम है डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन महोदय ने आधुनिक काल में इस तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। दूसरा क्वेश्चन बना कि आधुनिक काल में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग कौन करता है। तो आधुनिक काल में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग डेविड ईस्टन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में बनेगा कि व्यवहारवादी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, व्यवहारवादी आंदोलन के जनक कौन थे, या व्यवहारवादी आंदोलन का प्रयोग सबसे किसने किया। तो व्यवहारवादी आंदोलन के जो प्रणेता हैं, जो इसके जनक हैं,
वह भी डेविड ईस्टन महोदय हैं। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए, जहां तक भारत के संदर्भ में बात है तो देखिए, अध्यात्मक शासन प्रणाली जो होती है उसमें क्या होता है, स्थिरता का गुण होता है, जबकि जो संसदीय प्रणाली है, जो शासन की संसदात्मक व्यवस्था है, उसमें स्थिरता का गुण तो नहीं उसमें है, लेकिन उत्तरदायित्व के गुण का विकास होता है। तो भारत के संदर्भ में उत्तरदायित्व के गुण को ज्यादा महत्व दिया गया स्थिरता के बजाय। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संदर्भ में कहा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि यह इससे उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होता है। इसीलिए भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, इसने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को नहीं अपनाया। और देखिए, तुलनात्मक पढ़िए, अमेरिका में इसके विपरीत, अमेरिका में उत्तरदायित्व के अलावा अमेरिकी शासन प्रणाली ने स्थिरता के गुण को महत्व दिया। वो उत्तरदायित्व के बजाय वह स्थिरता पे फोकस किए, इसीलिए वहां का जो संविधान है उसने अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया। देखिए, भारत में जैसे संसद है, भारत की जो संसद है, तो भारत में संसद के जो सदस्य होते हैं वही मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं। अमेरिका में ठीक उल्टा है। जैसे आपके यहाँ लोकसभा है, आपके यहाँ राज्यसभा है, उसी तरह अमेरिका में भी दो सदन है, एक का नाम सीनेट है, एक का नाम प्रतिनिधि सभा है। लेकिन अमेरिका का सीनेट का सदस्य या अमेरिका का प्रतिनिधि सभा का सदस्य कभी भी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। जान लीजिएगा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, स्थिरता का गुण है, लेकिन इसके विपरीत एक नई बात है, भारत में संसद का सदस्य ही मंत्री बनेगा, लेकिन अमेरिका में संसद का सदस्य मंत्री नहीं बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को इतनी अधिकार है, इतना पावर है कि जब वो एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है तो जिसको चाहे उसको वह मंत्री का पद दे सकता है, क्योंकि वहां पर स्थिरता के गुण को बढ़ावा दिया गया। स्थिरता के गुण को उत्तरदायित्व की गुण की अपेक्षा ज्यादा महत्व दिया गया। इसीलिए अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया। देखिए, अब इसमें देखिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, परीक्षा उपयोगी प्रश्न, पहला प्रश्न है कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया। उत्तर बताइएगा कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का सबसे पहली बार प्रयोग अरस्तु ने किया। अरस्तु यूनान का दार्शनिक था, बड़ा प्रसिद्ध दार्शनिक था। बड़े क्या नाम है, इसने राजनीति विज्ञान के साथ ही साथ अन्य विषयों पर भी इसकी पकड़ थी। इसीलिए यह राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, अन्य विज्ञानों का भी पिता कहा जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो बनेगा यह बनेगा कि आधुनिक काल में इसका प्रयोग किसने किया। तो आधुनिक काल में इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग करने वाले जो राजनीति विज्ञानी थे, डेविड ईस्टन थे। डेविड ईस्टन का जो नाम है वह व्यवहारवादी आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। दो क्वेश्चन बना। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि व्यवहारवादी आंदोलन, आपको बताएंगे राजनीति विज्ञान का बड़ा लोकप्रिय टॉपिक है, आपको पढ़ाएंगे, जब व्यवहारवाद आपको पढ़ाएंगे उसमें व्यवहारवादी आंदोलन की पूरा हम प्रारंभ करेंगे, ये कैसे कैसे इसकी शुरुआत होती है और राजनीति विज्ञान में इस आंदोलन की क्या क्या उपयोगिता है, सब पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, वही आपको बता रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण, देखिए डॉक्टर अंबेडकर बहुत विद्वान थे, यह संसदीय शासन प्रणाली का भी अध्ययन किए, क्योंकि ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वो संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है और ब्रिटेन में उत्तरदायित्व के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। इसीलिए भारत में भी उन्होंने अध्ययन किया कि जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, देखिए तुलनात्मक अध्ययन पद्धति आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपसे बताया ना, इसमें दो या दो से अधिक शासन प्रणालियों की तुलना की जाएगी। तो डॉक्टर अंबेडकर जब भारतीय संविधान सभा में संविधान को बनाने को लेकर जब बातचीत चल रही थी, तो वहां यह लाया गया सामने कि भारत में किस शासन प्रणाली को अपनाया जाए। इस पर काफी चर्चा पर चर्चा हुई। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि भारत की जो व्यवस्था है उसमें स्थिरता की तुलना में
उत्तरदायित्व के सिद्धांत को ज्यादा महत्व दिया जाए। इसीलिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, न कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली को। जबकि इसके विपरीत अमेरिका में किसको अपनाया जाएगा, बताइए? अमेरिका में किस प्रणाली को अपनाया जाएगा? अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया जाएगा। आपको बता दिए क्यों अपनाया जाएगा, क्योंकि वे लोग जो अमेरिकी जो संविधान के निर्माणकर्ता थे, वो उत्तरदायित्व की अपेक्षा स्थिरता पर ज्यादा बल दिए। इसीलिए जो वहां की शासन प्रणाली है वह अध्यक्षीय शासन प्रणाली। बात समझ में आई कि नहीं? ये 3-4-5 पॉइंट हैं तुलनात्मक अध्ययन पद्धति में, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखिए, हमारा जो अगली अध्ययन पद्धति है वह है दार्शनिक अध्ययन पद्धति। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह जो अध्ययन पद्धति है दर्शन पर बल देती है, दर्शन पर आधारित यह पद्धति है। और यह जो पद्धति है इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या है, यह पद्धति समाज के निर्माण पर बहुत ज्यादा जोर देती है। एक आदर्श समाज का निर्माण हो, और कहती है कि जहां पर इंद्रिय जनित ज्ञान समाप्त हो जाता है, जहां पर अनुभवजन्य ज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां पर इसी दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है, आपको जो नाम से स्पष्ट है, दर्शन पर आधारित पद्धति है। दूसरा जो इसका क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान की कौन सी पद्धति समाज के निर्माण पर जोर देता है, या राजनीति विज्ञान की कौन सी पद्धति समाज के निर्माण पर बल देता है। तो सीधे बताइएगा, राजनीति विज्ञान की जो दार्शनिक पद्धति है वह समाज के निर्माण पर बल देता है। देखिए बेटा, अब प्रश्न यह होगा कि जैसे आपको बताए हैं कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, बताइए? अरस्तू ने किया। उसी प्रकार बेटा यूनान में देखिए, जितनी भी एक प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो जनक है वह यूनान है, जिसे आप वर्तमान में ग्रीस कहते हैं, उसको प्राचीन काल में यूनान कहा जाता था। वहां से देखिए जो यूनानवासी थे उनकी बौद्धिक क्षमता काफी थे, तो राजनीति विज्ञान के चिंतन में उनकी काफी रुचि थी। इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ राजनीति विज्ञान को काफी महत्व दिया, और नए नए जो राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है उन्होंने नए नए उसका आविष्कार किया। तो इस संदर्भ में जो राजनीति विज्ञान की दार्शनिक पद्धति है, उसमें अगला जो हमारा पॉइंट है वह यह है कि दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किसने किया। तो देखिए, जैसे आपको बताए हैं कि तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया, अरस्तू ने किया। उसी प्रकार यूनान में दार्शनिक पद्धति का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, प्लेटो ने किया। बाद में प्लेटो के ही शिष्य अरस्तू थे, इन्होंने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। तो प्लेटो का अरस्तू का संबंध तुलनात्मक पद्धति से भी है, अरस्तू का संबंध दार्शनिक पद्धति से भी है। और आपको पिछली क्लास में भी हम बताए थे जो राजनीति विज्ञान की अन्य दो पद्धतियां हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक, उसमें भी अरस्तू का संबंध है, प्लेटो का संबंध है, दार्शनिक पद्धति से है, और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का संबंध भी अरस्तू से है। तो जितनी अध्ययन पद्धतियां आएंगी वह कहीं न कहीं प्लेटो और अरस्तू से जुड़ी हुई होंगी। अगला देखिए, अब प्रश्न यह होता है कि आधुनिक काल में इसके कौन कौन से समर्थक विद्वान हैं। तो आधुनिक काल में देखिए, ब्रेडले हैं, बोसांके हैं, हीगल हैं, रॉबर्ट ओवन है, सर थॉमस मूर है, सेंट टाइमन है, ने भी अपने अध्ययन में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। तो हीगल हो गए, थॉमस मूर हो गए, बोसांके हो गए, ब्रेडले हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तू हो गए, इन्होंने अपने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इसी दार्शनिक पद्धति का जम के इन्होंने प्रयोग किया है। अगला जो हमारा पॉइंट है, देखिए, जहां तक भारत के संदर्भ में है, तो भारतीय चिंतक महात्मा गांधी का नाम भारतीय चिंतन में बड़ा ही महत्व रखता है। इनका जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, जो राम राज्य की अवधारणा है, वह कहीं न कहीं इसी दार्शनिक पद्धति पे आधारित रही है। तो देखिए, भारतीय चिंतक जो हैं महात्मा गांधी हैं, जो भारतीय चिंतक महात्मा गांधी हैं, वह इसी दार्शनिक पद्धति का प्रयोग करते हुए राम राज्य की अवधारणा तथा ट्रस्टीशिप या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि राम राज्य की अवधारणा में या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में राजनीति विज्ञान के किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग हुआ है, या घुमा दिया कि जो गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत है या गांधी का जो राम राज्य की अवधारणा है, राजनीति विज्ञान के किस अध्ययन पद्धति से प्रभावित है।
उत्तर बताइएगा, राजनीति विज्ञान के दार्शनिक अध्ययन पद्धति से प्रभावित। देखिए, यह जो पद्धति आपको हम बताए हैं, इस पद्धति के अनुसार जो इंद्रियों, देखिए यह पद्धति कहती है कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान सीमित होता है, और जहां पर इंद्रिय जनित ज्ञान खत्म हो जाता है वहां पर दार्शनिक पद्धति के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। इस पद्धति का यही सार है कि इंद्रिय जनित ज्ञान सीमित होता है, और जहां पर इंद्रिय जनित ज्ञान समाप्त हो जाता है, आगे इंद्रिय जनित ज्ञान से हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, वहां पर हम इसी दार्शनिक पद्धति का प्रयोग करते हुए ही अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है हमको अपने विषय को समझने के लिए, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए इस सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में बड़ा महत्व है। और आपको बता दिए हैं कि भारतीय चिंतक महात्मा गांधी इसी से प्रभावित हो, इसी सिद्धांत से काफी प्रभावित थे, और इसी सिद्धांत के आधार पे वह रामराज की परिकल्पना और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं। देखिए, हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है वह समाजवाद का विकल्प है। जो आपका जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वह किसका विकल्प है? समाजवाद का विकल्प है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी कि महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वह किसका विकल्प है? तो महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत समाजवाद का विकल्प है। तो आज हम लोग देखिए राजनीति विज्ञान के दो अध्ययन पद्धति की चर्चा किए। कोई आपको दिक्कत हो इस पद्धति को समझने में, इससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, बस पूछिए, कोई भी आपको क्यूरियोसिटी हो, कोई भी समस्या हो। देखिए, हम लोग राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति की तुलना कर चुके हैं। हम लोग अभी तक 4 अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़े हैं। अगली अध्ययन पद्धति हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।